दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो चल रही है उसमें ग्रुप ए का जो चल रहा है पेपर, विषय का सब्जेक्ट का जो पेपर चल रहा है, तो आज संस्कृत विषय का पेपर था। उसमें मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं। तो लगभग 18 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पर उन प्रश्नों के आंसर की चर्चा करेंगे। संभावित आंसर की क्या हो सकती है। तो आरपीएससी अपने आंसर की जारी करेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर अपने आंसर की आपको बता रहा हूँ कि क्या आपके उत्तर हो सकते हैं। तो आप अपना मिलान कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और बच्चे तक भी ये वीडियो पहुँच सके। मित्रों, इसी क्रम में हम प्रारंभ करते हैं हमारे आज के सेशन का। जो ये प्रश्न पत्र में पूछा गया सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षा मनोविज्ञानस्य संदर्भे अधोलिखितेषु उचितम कथनम अस्ति। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उचित कथन है या सही कथन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विकासशील और प्रगतिशील विज्ञान है। ये विकासशील और प्रगतिशील श्रृंखला बाल विकास के संदर्भ में कहा जाता है। एतत् सामान्य मनोविज्ञान से सर्वतथ्य सिद्धांतनाम अन्वीक्ष्य स्वीकरोति। यह सामान्य मनोविज्ञान के सभी तथ्यों के सिद्धांतों को देखता है और उनको स्वीकार करता है। ये कथन भी गलत है। अस्य क्षेत्रम सामान्य मनोविज्ञानात् विस्तृततरम अस्ति। इसका जो क्षेत्र है वो सामान्य विज्ञान से विस्तृत है। ये इसका क्षेत्र विस्तृत नहीं है। मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित है। चौथा जो कथन है, एतत् बालकस्य व्यवहारम भवितव्यम तस्य अध्ययनम करोति। बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो होगा यह बालक के व्यवहार का, होने वाले जो व्यवहार है, जो कर रहा है बच्चा व्यवहार, उसका अध्ययन करता है। तो बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है, अधोलिखित कस्याम अवस्थायाम अन्वेषण प्रशिक्षण मॉडल अंतर्गते सिनेटिक्स इत्यस्य प्रासंगिक चरणानां पृथक्करणं तथा च संबंध हेतु परिकल्पना क्रियते। मित्रों, यहाँ पर निम्नलिखित अवस्था में अन्वेषण प्रशिक्षण मॉडल, इंक्वायरी जो ट्रेनिंग मॉडल है, प्रशिक्षण मॉडल है, उसके अंतर्गत जो संरचना है, सिनेटिक्स जो संरचना है, उसके अंतर्गत प्रासंगिक चरणों का पृथक्करण करना और संबंध हेतु की परिकल्पना करना को जो की जाती है वो किसके अंतर्गत की जाती है, उसको क्या कहेंगे। तो परिकल्पना और संबंध हेतु की जो परिकल्पना है वो व्यवस्थीकरणम स्पष्टीकरण निर्माणम च। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यवस्थीकरण और स्पष्टीकरण। क्योंकि जो संरचना है उस संरचना से ये पता चलता है कि शिक्षण की जो क्रियाएं हैं, नीतियां हैं, युक्तियां हैं, अंत्य क्रिया को हम किस प्रकार क्रमबद्ध कर सकते हैं, किस प्रकार क्रमबद्ध करना चाहिए, इसका हमें पता चलता है। तो यहाँ पर व्यवस्थीकरणम स्पष्टीकरणम निर्माणम च, ये आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर इस पेपर में क्वेश्चन गैप दे करके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बहुत लंबा गैप है। थर्ड फोर्थ शायद ये क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिल्कुल 39 क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं। निम्नलिखित तेषु कह कक्षायाम संयोगिनम अधिगम प्रयोगे बाधको नास्ति। तो कौन सा जो है कक्षा में संयोगिनम अधिगम प्रयोगे, सीखने के प्रयोग में बाधक नहीं है। तो विद्यार्थी का प्रतिरोध, विद्यार्थी यदि प्रतिरोध करेंगे तो भी बाधक है, अध्यापक प्रतिरोध ये भी बाधक है, अभिभावक प्रतिरोध, बिल्कुल सीधा साधा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्राधिकरणानाम संयोग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, यहीं पर इसी पेज पर दिया हुआ है। एषु कतमा विशेषता निर्मितवादी रचनावादी कक्षा से नास्ति। इनमें से कौन सी जो विशेषता है वो निर्मितवादी या संरचनावादी कक्षा की नहीं होती। तो निर्मितवाद में से हर पेपर में मित्रों सवाल पूछा है। तो आगामी जो पेपर होने जा रहे हैं उनमें भी आप निर्मितवाद में शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्षेत्र हैं या उद्देश्य हैं या जो कार्य हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, तो वो कार्य भी आप देख करके जरूर जाए। तो यहाँ पर निर्मितवादी या संरचनावाद में कक्ष नास्ति, कक्षा से नास्ति, कक्षा में क्या नहीं होता। तो निर्मितवाद में हमने बहुत बेहतर तरीके से इसको कक्षा में भी आपको पढ़ाया है और बुक में बहुत बेहतर तरीके से दे रखा है। अधिगम अंत्य क्रियात्मक भवति,
विद्यार्थी यत् किमपि जानाति तस्य आधारणीय तस्य निर्माणम भवति। विद्यार्थी अधिगम अंत्यक्रियात्मक भवति, यानी जो बच्चा सीखता है निर्मितवाद में वो अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है और आपस में जो समस्या दी जाती है उस समस्या पर परिचर्चा करके हल निकलता है। तो यहाँ पर अंत्यक्रियात्मक होगा, ये कथन भी सही है। विद्यार्थी केंद्रित होता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि निर्मितवाद जो है विद्यार्थी केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित नहीं होता। तीसरा है एका निश्चिता पाठ्यचर्या मान्या एवं भवति तस्य सम्यकतया पालनम भवति। यहाँ पर एक निश्चित पाठ्यचर्या यानी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो भी होती है और मान्य भवति मान्य होती है, तस्य सम्यकतया पालनम भवति और उसका ठीक प्रकार से पालन भी होता है। और चौथा कथन है अध्यापक से भूमिका अंत्यक्रियात्मक भवति, तो अध्यापक की भूमिका अंत्यक्रियात्मक होती है। तो मित्रों ये जो कथन है यहाँ पर कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो यहाँ पर अध्यापक की भूमिका अंत्यक्रियात्मक दे रखी है, जबकि अध्यापक की भूमिका फैसिलेटर की होती है। ठीक है, तो अध्यापक की भूमिका फैसिलेटर की होती है, तो यहाँ पर जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया हुआ है 45। बहुत बेहतरीन सवाल, यानी कि संस्कृत का जो पेपर हुआ है इस पेपर का सबसे अच्छा सवाल है ये। निम्नलिखितायाः शिक्षण अधिगम क्रियाया निम्नलिखितायाः शिक्षण अधिगम सामग्र्याः सूच्या तस्य प्रकारेण सह मेलनम करणीयम। निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम सामग्री की सूची से इसका मिलान करना है प्रकार से, कि कौन सा प्रकार है, किससे मेल खाता है। तो मित्रों यहाँ पर हम देखेंगे कि नक्शा, एक तरफ तो सूची दे रखी नक्शा है, OHP का मतलब ओवरहेड प्रोजेक्टर है, तीसरा मॉडल और चौथा है रिपोर्ट। अब इसको मिलान करना है, तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे 3 नंबर करके आए हैं, जो इनका गलत है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा 2, यानी जो नक्शा है, नक्शा जो है वो नक्शा अप्रक्षेपी द्विआयामी है। नक्शा जो होगा वो अप्रक्षेपी द्विआयामी होगा। ओवरहेड जो प्रोजेक्टर है ये प्रक्षेपी होता है, किंतु क्या होगा, स्थिर होता है। और मॉडल जो होता है, ये मॉडल जो है ये अप्रक्षेपी लेकिन त्रिआयामी होता है। और रिपोर्ट जो होती है वो दृश्य होती है। तो बच्चे ज़्यादातर नक्शे के चक्कर में दृश्य कर दिया बच्चों ने, कि नक्शा जो है वो दृश्य होता है। तो नक्शा दृश्य तो होता ही है, लेकिन अगर इसको अलग कैटेगरी में हम रखते हैं तो नक्शा अप्रक्षेपी द्विआयामी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम। यहाँ पर एषु कथम अधिगम सिद्धांत अनुसारेण विद्यार्थिनां भूमिका सूचनानां निष्क्रिया अधिग्रहणकर्ता सक्रिय श्रोता तथा च निर्देश पालनकर्ता रूपे परिभाषितम कृतमस्ति। यहाँ जो सवाल है कि एसुमन इनमें से अधिगम सिद्धांतों के अनुसार, कौन से अधिगम सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी की भूमिका सूचना नाम उन सूचनाओं को निष्क्रिय अधिग्रहणकर्ता के रूप में, सक्रिय श्रोता के रूप में और निर्देश पालनकर्ता के रूप में परिभाषित करती है। तो यहाँ पर व्यावहारिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। तो यहाँ पर सामाजिक निर्मितवाद में छात्र जो है निष्क्रिय नहीं होता, निष्क्रिय अधिगम करता नहीं होता, सामाजिक निर्मितवाद में सक्रिय होता है। व्यावहारिक अधिगम सिद्धांत इसमें सक्रिय होता है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो सामाजिक संज्ञानात्मक में बुद्धि पर बल दिया जाता है। यहाँ पर एक संज्ञानात्मक सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी एक तरीके से हो सकता है, लेकिन बिल्कुल जो सही आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग वो होगा संज्ञानात्मक सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 60 के आसपास, 60 क्वेश्चन नंबर 60, बिल्कुल संवेगात्मक बुद्धि से सवाल पूछा गया है। संवेगात्मक बुद्धि विकासाय वातावरण निर्माणाय एतासु का रणनीतिः सर्वाधिक प्रभावशालिन्यः सन्ति। संवेगात्मक बुद्धि का जो विकास किसी बालक का यदि हमको करना है तो का रणनीतिः सर्वाधिक प्रभावशालिन्यः सन्ति, कौन सी रणनीति सर्वाधिक प्रभावशाली होगी। तो मित्रों, बालकों की संवेगात्मक बुद्धि का जब हम विकास करना हो तो हम ग्रुप में जो बच्चे काम करेंगे, तो ग्रुप में काम करने से क्या होगा कि बच्चे
सोशल इंटरेक्शन करेंगे और अपने संवेगों को और दूसरे के संवेगों को समझने की क्षमता का विकास होगा। तो इमोशन और संवेगों को, भावनाओं को जानने की जब क्षमता का विकास होगा तो उसमें संवेगात्मक बुद्धि ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो बालकान समूह कार्यार्थम प्रोत्साहितव्या, समूह कार्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। बालकानां संप्रेषण कौशल विकासाय साहाय्यम करणीयम, और बाल के बे क्रीडनाय सामूहिक क्रीड़ा देया। अब यहाँ पर बालकों को खेलने के लिए सामूहिक क्रीड़ा देनी चाहिए जिसमें समूह में बच्चे खेल सके। ये दो कथन तो आपको बिल्कुल सही है। तीसरा जो कथन है, बालकानां संप्रेषण कौशल विकासाय साहाय्यम करणीयम, बालक के संप्रेषण कौशल के विकास के लिए उसकी मदद करनी चाहिए। तो संप्रेषण कौशल का जब विकास करने के लिए हम मदद करेंगे तो वहाँ भी सोशल इंटरेक्शन होगा। बच्चा देखेगा कि ये टीचर कैसे बोल रहा है, तो वो बच्चा उससे सीखता है, तो वहाँ पर दूसरे के संबंधों को समझने की योग्यता का विकास यहाँ भी होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो होगा ए, बे और से, ये होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन पर, एसु कथमत नाम थॉर्नडाइक प्रदत्तम अधिगम सिद्धांत अपरस्य नाम नास्ति, यानी थॉर्नडाइक ने जो अधिगम सिद्धांत दिया उसका दूसरा नाम क्या नहीं है। तो देखो, उद्दीपक अनुक्रिया का या प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया, बिल्कुल दिया। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक का ही है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, लेकिन प्रतिबिंब का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने नहीं दिया। तो राइट यहाँ पर गलत हो जाएगा 2 नंबर, ध्यान रखना यहाँ पर गलत हो जाएगा 2 नंबर, प्रतिबिंबम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर पर है। यहाँ पर हम देखते हैं, एक विद्यार्थी संगण के निज अधिगम योग्यतानां विशेषतानां च अनुसारेण अधिगम कार्यक्रमस्य चयनं करोति। एक विद्यार्थी कंप्यूटर पर अपनी निज अधिगम योग्यतानां, अपनी अधिगम योग्यता के अनुसार, विशेषताओं के अनुसार सीखने का कार्यक्रम का चयन करता है। यानी बच्चा अपने अकॉर्डिंग उस काम को सीखता है कि मुझे कैसे करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर सहाय अधिगम सिद्धांत से ऐसे उपयोगे निहितम अस्ति। तो कंप्यूटर सहाय जो अधिगम है उसमें यह उपयोग किस में निहित है, तो यहाँ पर स्वनिर्देशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वनिर्देशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 के बाद है 90 जो क्वेश्चन है वो है, एषु कथनम शिक्षा मनोविज्ञान से कार्य संबद्धम अस्ति। निम्न में से कौन सा कार्य शिक्षा मनोविज्ञान से संबद्ध है? तो मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य से सवाल निश्चित रूप से लगभग सभी पेपर में अभी तक जो हुए सभी में पूछा गया है। तो यहाँ पर अधिगम कर्ता का ज्ञान, तो अधिगम कर्ता होता है बिल्कुल आत्माभिज्ञानम, खुद को का अभिज्ञान पहचान करना। शिक्षक के लिए ये खुद को अपनी ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। तो यहाँ पर शिक्षक भी ठीक है। और कक्षा समस्या समाधान, कक्षा में जो समस्या होती है उसका समाधान, ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान से संबद्ध कार्य हैं। तो यहाँ पर ए, बे और से राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 जो क्वेश्चन है ये मिलान करने वाला है। निम्नलिखित संज्ञानात्मक विकास से अवस्थाम तासाम विशेषता भी सह मेलनम कर्तव्यम। यहाँ पर जो ये प्रश्न पूछा गया है जीन पियाजे का, जीन पियाजे में से सभी पेपरों में एक एक दो सवाल पूछे गए। एक सवाल तो निश्चित रूप से आता है, तो आगे जो पेपर होने वाले उसमें भी आप ध्यान रखें कि इससे एक सवाल आपके पूछा जाएगा। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का मिलान करना है, ये इजी सवाल था। संवेदी गामक जो अवस्था है, तो संवेदी गामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व गुण विकसित हो जाता है। पूर्व जो संक्रियात्मक अवस्था है, यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक, दो से पता पड़ जाता है। औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है वो अमूर्त चिंतन उसमें विकसित हो जाता है। तो पहले में जो 4 है वो 1 में ही दे रखा है 2 नंबर में, तो वैसे ही मिलान करेंगे तो इसका ये आराम से हल हो जाता है क्वेश्चन। तो एक ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल अलग हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 98 के बाद 100, तो 100 जो क्वेश्चन है, गेस्टोल्ट सिद्धांत अनुसारेण अस्माकं ध्यानम केंद्रितम भवितव्यम। गेस्टोल्ट सिद्धांत के अनुसार हमारा ध्यान किस पर केंद्रित होना चाहिए? ये भी अच्छा सवाल था। समस्या समाधान विधि पर, ह्यूरिस्टिक विधि पर, रटन शिक्षण के निस्तारण पर और एकीकृत उपागम पर। देखो, गेस्टोल्ट जो सिद्धांत है, समग्राकृति पूर्णाकृति सिद्धांत जिसे कहते हैं, ये समग्र के अध्ययन पर बल देता है।
तो अंतर्दृष्टि या सूझ का जो सिद्धांत है, जो समस्या के समाधान पर बल देता है कि जब कोई समस्या प्रॉब्लम हमारे सामने होगी, उसका हल अचानक मस्तिष्क में आता है, तो समस्या के समाधान की विधि पर बल देता है, केंद्रित है होना चाहिए। ह्यूरिस्टिक यानी खोज करके बच्चा सीखता है, समस्या प्रॉब्लम आएगी तो खुद उसका समाधान करने की कोशिश करेगा। रटंत प्रणाली का निस्तारण करता है, यानी रटने पर बल नहीं देता, यानी यांत्रिक तरीके से सीखने के बजाय ये जो है संज्ञानात्मक तरीके से सीखने पर बल देता है, इसलिए जो ये सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। और एकीकृत उपागम, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए। एकीकृत जो उपागम है ये समग्राकृति को दर्शाता है, इसमें इंग्लिश नहीं दी लैंग्वेज में, यह समस्या हो गई। तो एकीकृत उपागम जो है वो शायद इसलिए दिया है, गेस्टोल्ट जो वाद है समग्राकृति पूर्णाकृति, तो यहाँ पर चारों ही जो है इन पर जो है गेस्टोल्ट वाद में ध्यान दिया जाता है। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा ए, बे, से और दे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 102 जो क्वेश्चन है, नैतिक परिप्रेक्ष्य में यत जनाना मध्य 102 पर नहीं है ये, चलो देख लेते हैं इसको भी। नैतिक परिप्रेक्ष्य में यद जनानां मध्ये संयोजनम संबंध भावेषु केंद्रितम अस्ति सह कथ्यते। नैतिक परिप्रेक्ष्य में जनानां लोगों के मध्य संयोजन संबंध भाव, जो जुड़ाव का भाव है, केंद्रित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो नैतिक परिप्रेक्ष्य में परिरक्षणम परिप्रेक्ष्य, परिरक्षणम देखभाल के परिप्रेक्ष्य में, व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में, न्याय परिप्रेक्ष्य में और नीति शास्त्र के परिप्रेक्ष्य। तो नैतिक परिप्रेक्ष्य में नीति शास्त्र, तो यहाँ पर ये नैतिक, अगर हम बात करें तो नैतिकता की बात करते हैं तो वहाँ पर ये हो सकता है। तो नैतिकता के संदर्भ में अगर बात करें तो वैसे ही संस्कृत का सवाल दिया हुआ है, तो नीति शास्त्र परिप्रेक्ष्य में यही आंसर इसका होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है 120 नंबर पर, 120 नंबर पर जो क्वेश्चन है, गैप खूब दिया है प्रश्नों में, सारे प्रश्न, एक भी प्रश्न लगातार नहीं है, सब प्रश्न इधर उधर दिए हैं। 120 नंबर का जो प्रश्न है वो है, यदा कोई जोन है, जोन व्यक्ति निज सफलता यही, अपनी खुद की सफलता का उत्तरदायित्व, निज असफलता यही अपनी असफलता का जो उत्तरदायित्व है वो प्रश्न पत्र की कठिनता को देता है कि मैं जो फेल हुआ हूँ, असफल हुआ हूँ, वो पेपर कठिन था इसलिए मैं फेल हो गया। तो ये जो रक्षा युक्ति है वो किस श्रेणी में आएगी? तो ये बिल्कुल प्रक्षेपण में आएगी। अपनी गलती दूसरों के सर मढ़ना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 120 के बाद क्वेश्चन नंबर है 121, कह गतिविधि प्रगत संगठनात्मक प्रतिमानस्य संरचनाया प्रथम चरणस्य गतिविधि नास्ति। तो यहाँ पर कौन सी गतिविधि प्रगत संगठन, अप्रगत संगठन मतलब अग्रिम संगठन जो प्रतिमान है, अग्रिम संगठन जो प्रतिमान है उसकी संरचना के प्रथम चरण की गतिविधि में शामिल नहीं है। तो देखो अग्रिम संगठन जो प्रतिमान है मित्रों, उसमें जो है पाठोद्देश्य स्पष्टीकरण, पाठ के उद्देश्य का स्पष्टीकरण भी होना चाहिए, सामग्री का प्रस्तुतिकरण भी आता है और अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण भी आता है। तीनों ही बातें आती है, यहाँ पर ये शामिल नहीं है, प्रासंगिक विषय जागरूकता वर्धनम, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो सभी प्रश्न है जो प्रतिमान के, यहाँ पर इसमें प्रतिमान के 3 प्रश्न पूछे। तो प्रतिमान के जो प्रश्न है, एक पुस्तक है प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान, उसमें सारे सवाल सेट हुए, पूरे के पूरे जो पेपर अभी जो हाल ही में पेपर आ रहे, वो पहले जो पेपर साइंस का वो बहुत जटिल पेपर था मनोविज्ञान का, तो वो सभी पेपर प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान एक समग्र अध्ययन है जो लक्ष्य पब्लिकेशन से प्रकाशित है, उसमें दिए गए हैं। अभी मैं आपको पुस्तक का फोटो भी दिखाऊंगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 पर हम देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 141, ICT इत्यस्य क्या है? तो ICT बहुत सरल सवाल था, ICT का क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, जैसे इन्होंने कर रखा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन तकनीकी, तो टेक्नोलॉजी कहलाएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, एषु कतमा व्यवस्था उपागमस्य विशेषता अस्ति या सन्ति? इनमें से कौन सी व्यवस्था जो है उपागम की विशेषता है? उपागम अप्रोच की विशेषता है। तो उपागम में क्या होता है? व्यवस्था प्रणाली उपागम के द्वारा
व्यवस्था प्रणाली उपागम के व्यवस्था प्रणाली उपागमेन एकम निश्चितम कार्यम संपादितव्यम। व्यवस्था प्रणाली उपागम के द्वारा एक निश्चित कार्य को संपादित करती है। अस्या बहवे घटका भवन्ति, इसके बहुत सारे घटक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और व्यवस्था घटका परस्पर आश्रिता भवन्ति, और व्यवस्था के जो घटक होते हैं, अप्रोच के जो घटक होते हैं वो परस्पर एक दूसरे के आश्रित होते हैं। तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, बे और से। नेक्स्ट जो प्रश्न है इस पेपर का, जो अंतिम प्रश्न है मनोविज्ञान का, जो दिया हुआ है 145 पर दिया हुआ, कस्यापि कक्षाया विद्यार्थी ने श्याम पट्टे शब्द दृश्यतायाम न्यूनता अनुभवम कुर्वन्ति। कोई जो छात्र है वो किसी कक्षा में विद्यार्थी श्याम पट्ट पर शब्द को देखने में न्यूनता का अनुभव करता है, कमजोरी का अनुभव करता है, तो संप्रेषण की यह बाधा क्या कहलाएगी? देखो, भाषा की बाधा नहीं है, मनोवैज्ञानिक बाधा भी नहीं है, और पृष्ठ बाधा भी नहीं, तो यहाँ पर सीधा साहब भौतिक बाधा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भौतिक बाधा। अभी मैं आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इस पुस्तक से सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो लक्ष्य पब्लिकेशन से प्रकाशित प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान एक समग्र अध्ययन, ये लेटेस्ट बुक है, अभी हाल ही 1.5-2 महीने पहले आई थी, 2 महीने पहले लगभग। और इसमें सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए है। ये रीट के जो नए टॉपिक है वो भी है। तो अभी जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी इस पेपर को दे लेंगे, उसके बाद सेकंड ग्रेड और रीट की तैयारी करेंगे, तो उनमें भी ये पुस्तक समान रूप से उपयोगी है। इसमें अंदर विभाजन किया गया कि फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है और सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में कौन सी पढ़नी है। तो इस पुस्तक का आप अवलोकन अवश्य करें, आपको 100% ये पुस्तक पसंद आएगी। बेहतर कंटेंट, शानदार तरीके से इसमें प्रेजेंटेशन दिया गया है। लेखक इसके हैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव। यहाँ पर इनके फेसबुक और मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। कंटेंट को कोई भी आपको समस्या लगे तो डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, और बेहतर कंटेंट इसमें दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक जो है डॉक्टर अनिल कुमार यादव के नाम से है। यहाँ पर फेसबुक जो अकाउंट है वो फुल हो चुका है, तो आप जो है इनका फेसबुक जो पेज है उस पेज को आप सब्सक्राइब करें। पेज पर आप उसको जुड़ जाएं पेज से। पेज का नाम है प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। तो प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल जो है पेज का नाम है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और चैनल आपके सामने है, प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।